हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग यानी कि जो शिक्षण है उसके स्कोप और नेचर के बारे में। स्कोप यानी कि क्षेत्र और नेचर यानी कि उसकी प्रकृति के बारे में। गाइस, इसके पहले वाले सेशन में मैंने क्लास लिया था टीचिंग के मीनिंग और डिफिनीशंस के। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, उस कंटेंट को अगर आप लिखना है, आपको नोट्स बनाना है, तो आप मेरे बीएलएड कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ ये वीडियो अवेलेबल है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइज आप इस पिक्चर से यहाँ देख सकते हैं कि इसमें यही है कि शिक्षण जो है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है। वो दो लोगों के मध्य होता है, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य हो सकता है, लेकिन दो से कम लोगों के मध्य नहीं हो पाता है शिक्षण जो है। शिक्षण यहाँ आप देख सकते हैं, एक टीचर है और दूसरा स्टूडेंट है, तो इन दोनों के मध्य होने वाली प्रक्रिया है और एक निश्चित सिलेबस के एक कंटेंट के अकॉर्डिंग एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण करवाई जाती है। तो संक्षिप्त में आप शिक्षण को समझ सकते हैं कि जो शिक्षण है उसमें विचारों का आदान प्रदान होता है और पढ़ाना। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। तो अगर आपको ये कंटेंट गेन करना है तो आप हमारे पहले मैंने बताया है कि आप हमारे बीएलएड कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इसके हम स्कोप और नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। यहाँ अगर आपको शिक्षण के बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी लेनी है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि गाइस जब हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति। क्षेत्र को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में या रक्षा या शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो इन सब क्षेत्रों में किस प्रकार से शिक्षण जो है अपनी भूमिका अदा करता है, किस तरीके से उसमें इसका योगदान है, शिक्षण के द्वारा किस प्रकार से उसमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लोगों को अच्छे से चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जा सकता है। तो ये सब शिक्षण के ही द्वारा संभव है। तो शिक्षण किन किन क्षेत्रों में लाभान्वित कर सकता है, ये हम इसके क्षेत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और प्रकृति यानी कि इसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये कला है कि संस्कृति, ये कला है कि विज्ञान है, और इसकी प्रकृति क्या है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, और ये जैसे कि सामाजिक है या कि व्यवसायिक है कि निर्देशन की प्रक्रिया है। तो प्रकृति का मीन्स हम इतना समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण प्रक्रिया की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जो शिक्षा शास्त्री हैं और मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के बारे में अपने अपने जो मत है उसको दिया है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से शिक्षण के क्षेत्र में क्षेत्र एवं प्रकृति का ज्ञान होता है। जैसे कि अगर हम परिभाषाओं को पढ़ते हैं, कंटेंट को पढ़ते हैं, तो हमें उसके क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में ज्ञान होता है। आधुनिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित नहीं रहा, अपितु अत्यंत बृहद हो गया है। जैसे कि ये नहीं है कि जो शिक्षा है केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में या जो एजुकेशन के फील्ड में ही दिया जा सकता है। ये व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में इसको प्रसार किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है शिक्षण के माध्यम से। तो ये इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित नहीं है बल्कि वो विस्तृत है। यह राजनीति, नीति निर्माता, शैक्षिक, व्यवसायिक, कृषि, विश्लेषण, रक्षा, शांति इत्यादि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां शिक्षा की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां शिक्षा के अभाव में कार्य किया जा सके। यानी कि शिक्षा के अभाव में कहीं भी कार्य नहीं किया जा सकता है। किन्हीं ना किसी रूप में हम शिक्षा पर डिपेंड रहते ही हैं। इसके आधार पर शिक्षण की प्रकृति निम्नलिखित है। यहाँ हम देख सकते हैं। फर्स्ट है कि शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। यानी कि अगर ये द्विमार्गी प्रक्रिया होती ही है, दो लोगों के या दो से अधिक लोगों के मध्य होती है, तो इसका एक उद्देश्य रहता है जिसके तहत शिक्षण दिया जाता है।
तो वो चाहे किसी जॉब से रिलेटेड हो या किसी रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन उसका एक उद्देश्य रहता है शिक्षण का, उसी के माध्यम से वो दिया जाता है कि इस प्रकार यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि शिक्षण का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। यानी कि शिक्षण कार्य अगर शुरुआत किया जाता है, जैसे कि अगर हम टीचिंग लाइन में अगर हम एक अध्यापक को टीचिंग करवा रहे हैं, तो उसको ताकि वो अपने फील्ड में स्किल्स को, नए नए जो इनोवेशन आ रहे हैं उनको सीख सके और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, इन चीज़ों के बारे में उसको हम शिक्षण देते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छे से चीज़ों को समझा सके, जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा सके। तो इन सब के बारे में हम उसे टीचिंग देते हैं। तो टीचिंग जो है उसका एक, उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है, जैसे कि अध्यापक का उद्देश्य रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है। फिर सेकंड है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। यानी कि जैसे कि जो शिक्षण होता है ये तो केवल एक लोगों के मध्य होता नहीं है, ये दो या दो से अधिक लोगों के मध्य होता है। तो अगर जो कंटेंट समझाया जा रहा है टीचिंग के तहत, तो वो ज़रूरी है कि वो लोगों को समझ में आए, या जो टीचर है बच्चों को समझा रहा है तो बच्चों के समझ में आए, उसके उस टॉपिक से रिलेटेड वो अंतःक्रिया कर सकें, अपने भाव विचार को भी रख सके, और अगर उसको समस्या हो रही है तो अपनी समस्या को भी व्यक्त कर उसका समाधान अपने टीचर से करवा सके। फिर उसके बाद गाइस नेक्स्ट है, इसकी प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की है। तो यह बात बहुत अजीब सी लगती है कि जो चीज़ कला हो सकती है वो विज्ञान कैसे हो सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षण के विषय में कुछ लोगों का मानना है कि यह कला है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह विज्ञान है, परंतु वास्तव में यह दोनों प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? जैसे कि अगर हम, जो एक टीचर है वो क्लास में जा रहा है, तो क्लास के जाने के पहले जो प्लानिंग कर रहा है, फिर लास्ट में जो कंक्लूजन निकालता है पढ़ाने के बाद, तो ये सब जो है ये तो एक उसकी विज्ञान है। यानी कि जो वो प्रविधियों को अपना रहा है, जिन टेक्निक के सहारे वो चीज़ों को, कंटेंट को प्रसार कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है, तो ये उसकी विज्ञान हो जाएगा। लेकिन कला, जैसे कि वो इन चीज़ों को अपनाकर वो कैसे उस चीज़ को बच्चों को समझा पा रहा है, किस तरीके से वो समझा पा रहा है कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो अपनी एक कला होती है। जो मतलब जो अनेक टीचर हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग आर्ट या कला होती है कि वो अपने हिसाब से बच्चों को समझा सके ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सके। तो ये टीचर की कला होनी चाहिए कि वो ऐसा अपने अंदर योग्यता विकसित कर सके कि बच्चे जो हैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस प्रकार से कहा सकता है कि जो शिक्षण है वो कला भी है और विज्ञान भी है। कला हम समझ सके हैं, एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। कला ये है जैसे कि जिन नियमों सिद्धांतों के माध्यम से हम बता रहे हैं, तो जो नियम और सिद्धांत हैं वो तो विज्ञान के टाइप हो जाएगा। और कला जो है, हम जिन भाव विचारों का यूज़ करके, जिन बातों का इस्तेमाल करके अपने चीज़ों को अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो अगर बच्चे समझ पा रहे हैं तो वो, हाँ, समझाने की हमारी कला हो जाएगी। फिर गाइस उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। जैसे कि जो शिक्षण करवाया जाता है तो वो उससे बालक का विकास हो सके, बालक का सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसका हो सके। तो इसके तहत शिक्षण करवाया जाता है ताकि बच्चों का डेवलप हो सके उसके हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट शेडिंग है कि शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। यानी जो शिक्षण है वो सामाजिक इसलिए है क्योंकि यह बच्चों के मध्य और टीचर के मध्य होता है, या लोगों के ही मध्य होता है, दो से अधिक लोगों के मध्य। तो जब इंटरेक्शन की भावना आती है, लोग एक दूसरे के भाव विचार को समझ पाते हैं, तो वहाँ सामाजिक भावना पनपती है। और व्यावसायिक प्रक्रिया है क्योंकि यह रक्षा, कृषि व व्यवसाय के या शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड है, तो यह एक प्रकार की व्यावसायिक प्रक्रिया भी है क्योंकि हम इन क्षेत्रों में शिक्षण का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद गाइज है, शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया इसलिए है कि प्राचीन काल में जब पुस्तक एवं छापाखाना की व्यवस्था नहीं थी, तब सूचनाओं अथवा निर्देशों को वृक्ष के पत्तों पर लिखकर दिया जाता था। जैसे कि अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की बात करें तो उसमें बच्चों को मौखिक रूप में शिक्षा दिया जाता है था, और अगर कुछ चीज़ें थी जो पत्तों पर लिखकर उन्हें ज्ञान दिया जाता था। लेकिन अब है कि कई सारे मटेरियल आ गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर भी हैं, और ये ऑफलाइन जैसे कि बुक है, कॉपी है। तो इन सब के माध्यम से हम बच्चों को एक निर्देश देते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या समझना है, तो उसको हम डायरेक्ट करते हैं, निर्देशन देते हैं।
फिर गाइस उसके बाद है शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें ब्लूम महोदय ने कहा है कि शिक्षण के उद्देश्य सीखने के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, इन तीनों को मिलाकर ही वास्तविक शिक्षण होता है। यानी कि शिक्षण का एक एम रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए, और फिर बच्चे जो हैं उस जो सीख रहे हैं उससे एक्सपीरियंस को गेन कर सकें, फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। फिर उसके बाद गाइज हैं, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। संप्रेषण को सबसे पहले हमें समझना होगा। संप्रेषण मीन्स ये होता है कि हम अपने भाव एवं विचारों को अगर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो दूसरा जो इस भाव एवं विचार को गेन कर रहा है वो अच्छे से समझ सके और अपना फीडबैक भी दे सके, तो ये संप्रेषण होगा। संप्रेषण हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, पूरी इसे विस्तृत जानकारी देंगे आपको। अभी हम फिलहाल में समझ सकते हैं कि बस जो संप्रेषण है इसमें भाव एवं विचारों को दूसरों तक प्रेषित किया जाता है और दूसरा जो है जो गेन कर रहा है उसको समझने के बाद वो फीडबैक दे कि हमें समझ में आ गया है, तो वो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है संपूर्ण होती है। फिर शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। यानी कि अगर हम शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें संप्रेषण होता ही। कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों के मध्य ये भी होता है। तो अगर टीचिंग हो रही है तो उसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। फिर गाइस उसके बाद है, शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। जैसे कि अगर हम किन परिस्थितियों में हम मतलब एडजस्ट होना है, हर एक परिस्थिति में एडजस्ट होने के लिए हमें शिक्षण निर्देशित करता है। जैसे कि शिक्षण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें किन परिस्थितियों में या किन स्थितियों में एडजस्ट होना है और किस प्रकार से हम हो सकते हैं, ताकि हमारा जो हर एक प्रकार का विकास है वो भी अच्छे से हो सके और हम समाज से भी जुड़े रहें। फिर गाइस उसके बाद है कि जो शिक्षण है वो क्रियाशील बनाता है। यानी कि अगर हम शिक्षण जब हमारा होता है तो हम उस तहत एक्टिव रहते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। समस्त क्रियाशील जीवों में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होता है तथा वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील भी रहता है, क्योंकि जो मनुष्य के पास ब्रेन होता है वो मस्तिष्क ही है जो अन्य जीवों से उसे अलग बनाता है। तो अगर उसके पास ब्रेन है तो वो तर्क करेगा, चिंतन मनन करेगा, चीज़ों को जो उसे बताया जा रहा है अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उस फिर से वो अपने टीचर से पूछेगा। तो ऐसे वो अपने माइंड को एक्टिव रखता है और चीज़ों को गेन करता रहता है। जो नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से अगर पूछ रहा है तो इस प्रकार से उसका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है चीज़ों को समझने में।